वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोस क्लास 12 के फिजिक्स के पेपर के रिगार्डिंग, स्पेशली आपका जो मॉडल पेपर मेंशन किया गया है या फिर जो आपका मॉडल पेपर दिया गया है आपके बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है एंड क्या पैटर्न आपका रहने वाला है। देखिए, एटलीस्ट एक तो मॉडल पेपर आपको देख के जाना है एंड साथ ही में लास्ट 3 ईयर के पेपर भी आपको देखने हैं। इनकी बेसिकली एटलीस्ट उनका एक मॉक टेस्ट अगर आप लगा के जाएं, बट कोशिश करें कि जो लास्ट डे है आपका, लास्ट डे की शाम को आप वो मॉक टेस्ट लगाएं। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे आपसे पहले 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। इतना पैटर्न तो सभी को पता होता है कि पैटर्न आपसे कैसा पूछा जाता है पेपर में। नाउ सेक्शन ए आपसे टोटली एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एंड सेक्शन बी में आपसे 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड अगर आप देखोगे अपना मॉडल पेपर, इस मॉडल पेपर में सेक्शन बी में इन्होंने 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे रखे हैं, दैट इज 6 मार्क्स आपके। एंड देन यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल दैट इज 9 मार्क्स आपके। सो ओवरऑल ऑलरेडी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने बोर्ड में हमेशा एक्सपेक्ट करें कि 8 to 12 मार्क्स आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल रखा गया है इट इज़ यहाँ पे और में, देखिए यहाँ पे आपके पास और कंडीशन में रखा गया है न्यूमेरिकल। एंड ये जो न्यूमेरिकल रखा गया है पता नहीं सीधे कहाँ से कॉपी किया है, कहाँ से क्या, सीधे फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर जो हमारे पास फ्लूइड मशीनरी होती है, फ्लूइड मशीनरी सिविल इंजीनियरिंग में जो पढ़ी जाती है इन सेमेस्टर 4, सीधा वहीं से कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है। वहाँ पे लंबे क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक पार्ट ये उसका भी है, वहाँ पे 4-5 पार्ट होते हैं हमारे। एंड यहाँ से एक पार्ट उसका पूछा है एंड क्योंकि जो फॉर्मूला है वो वहीं से ली है डायरेक्टली यहाँ पे, ρGQH वाली फॉर्मूला, क्योंकि ये आपको बेसिकली अपने क्लास 12th में नहीं दिखेगी। हाँ, 11th में आप इसको थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो, बट 12th में आपको ये फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं दिखेगी। नाउ कोशिश करेंगे कम टाइम आपका वेस्ट करने की यहाँ पे, एंड मैं डायरेक्टली जाऊँगा क्वेश्चन के ऊपर। पहले मैं सेक्शन बी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। सेक्शन ए तो सभी को पता है, ऑब्जेक्टिव्स, इनके आंसर्स भी मैं आपको दूंगा, बट बिफोर दैट पहले मैं सेक्शन बी पे जाऊँगा। एंड कोशिश करिए जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें, आप कोशिश करें कि सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें। फॉर एग्जांपल जो सेक्शन ए आपका है, देखिए 10 क्वेश्चन इसमें है, आपको खाली इसके लिए एक पेज लगेगा। दिस इज क्वेश्चन 1 2 3 4, ऐसे आप लिख के जाओगे, इनके ऐसे आप लिखोगे क्वेश्चन 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ऐसे ही करके पार्ट 10, इनके लिए आप यहाँ पे स्पेस छोड़ोगे, क्योंकि ये इनमें आपको क्या करना है, फिल करना है या फिर टिक करके आना है। टिक करके मतलब फॉर एग्जांपल द सोर्स ऑफ एनर्जी आप स्टार इज सो न्यूक्लियर फ्यूजन, आप यहाँ पे लिखोगे पार्ट 9 यहाँ पे सी, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, डिपेंड करेगा आपके पास कैसा टाइम है। फिर जैसे सेक्शन बी में आओगे, सेक्शन बी में आपको इतना पता होना चाहिए कि सेक्शन बी में आपको एट मैक्स 5-6 लाइन इसमें आपका आंसर बनेगा। सो आप उस हिसाब से पेपर में जा सकते हो, क्योंकि जितना आप अच्छे से सीक्वेंस में जाते हो उतना जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपकी मार्किंग करता है, उसको मज़ा आता है एंड जल्दी आपकी मार्किंग होती है एंड आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। जितना उसको टाइम लगेगा क्वेश्चन ढूंढने में, उतना उसका दिमाग घूम जाता है फिर। सो कोशिश करें कि थोड़ा सीक्वेंस में जाएं। अगर सीक्वेंस में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब भी डरने की बात नहीं है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेक्शन, देखिए सेक्शन बी आप अटेम्प्ट यहाँ पे कर रहे हो, सेक्शन बी में मैंने आपको बोला कि सभी क्वेश्चन जो होंगे मतलब आधा पेज उनके लिए लगेगा। मतलब अगर आपके सामने ये एक पेज है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज 1 पेज, सो आप एक क्वेश्चन के लिए एक हाफ पेज छोड़े, दूसरे क्वेश्चन के लिए हाफ पेज यहाँ पे छोड़े, ऐसा आप कर सकते हो ताकि आप सीक्वेंस में जाओ। या फिर अगर आपको ऐसा, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपका एग्जामिनर होता है उसका माइंड या फिर उसके ऊपर इम्प्रेशन झाड़ना कैसा होता है। रेस्ट आप अपने तरीके से जा सकते हो, बट ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन कहीं पे भी आप करो, आप उसको लिखना दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी सेक्शन लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11, उसको सीधे समझ आएगा। नाउ अब हम यहाँ पे क्वेश्चन इसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻ 15 मीटर, शायद हाँ 15 मीटर। ये है क्वेश्चन एंड ये इसका सोल्यूशन हमारे पास रहेगा। देखिए कैलकुलेट दी कूलम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स। सो आपको एफ बेसिकली निकालना है किन के बीच, 2 अल्फा पार्टिकल्स के बीच।
एक अल्फा पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे, दूसरा अल्फा पार्टिकल यहाँ पे, जिनके बीच जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इट इज़ 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। नाउ बेसिकली दो अल्फा पार्टिकल्स दिए हैं, सो दोनों की चार्ज हम क्या लेंगे, सेम लेंगे। लेट Q1 इज इक्वल टू Q2, लेट इसकी चार्ज Q1, इसकी चार्ज Q2, एंड दोनों हमारे पास इक्वल हैं। सो देयरफॉर यू मस्ट बी नोइंग दैट जो चार्ज होती है बेसिकली एक अल्फा पार्टिकल की, दैट इज 2 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली आप इसको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे, यहीं पे आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो छुपा है। मैन जो ध्यान आपको देना है वो आपको यहीं पे देना है कि आपको 2 यहाँ पे मल्टीपल में करना था। सो 2 जब आपको यहाँ पे मल्टीपल करना था, आपका यहाँ पे बनेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आर आपको गिवन है, आप सिंपली यहाँ से इजीली एफ निकाल सकते हो, क्योंकि के आपके पास गिवन है। के आपको के का वैल्यू जो हमारे पास होता है दैट इज 9 इंटू 10⁻9। अच्छा, यहाँ पे आप Q1 Q2 का वैल्यू डालोगे, नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर, नीचे ध्यान रखना आर स्क्वायर। फिर सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। पावर यहाँ पे 10⁻⁻15 पावर 2, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻30, एंड यहाँ से आपका मामला खत्म, आपका आंसर निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, द रेंज ऑफ वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज 390 nm, कैलकुलेट दी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन। आपके पास सी जो है वो आपको दिया गया है, दिस इज बेसिकली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। मिसिंग है यहाँ पे क्योंकि सी इज द वेलोसिटी, सो इट इज मीटर पर सेकंड। सो सिंपली आपके पास इक्वेशन होती है, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है दैट इज सी अपॉन लैम्बडा, पढ़ा होगा आपने यूनिट 5 में। एंड लैम्बडा जो आपको गिवन है दैट इज 390 नैनोमीटर। जब आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 390 इंटू 10⁻⁹ मीटर। आपका सी गिवन है दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब आप इसको यहाँ पे डालोगे आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी, एंड ये फ्रीक्वेंसी किस में निकल के आएगी, ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली हर्ट्स में निकल के आएगी। समझ में आया होगा, क्योंकि ऊपर आपका मीटर पर सेकंड, नीचे आपका मीटर और मीटर गया, आपके पास क्या बचा 1/सेकंड। 1/सेकंड ही हमारे पास क्या होता है, 1/सेकंड ही हमारे पास हर्ट्स होता है। सो ऐसे आपको करना है। एंड आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, बस आपको पावर्स का ध्यान रखना है कि पावर आपको कहाँ से क्या लेनी है, बाकी मसला नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, डिफ्रैक्शन देखिए आपसे खाली पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन, मीन्स कि आपको डेफिनेशन देनी है यहाँ पे, एंड छोटा मोटा एक पॉइंट भी आप साथ में दे सकते हो। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर इन द रीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शैडो इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड फिर अगर आप ये पॉइंट भी साथ लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। फॉर डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ स्लिट जो हमारे पास होना चाहिए दैट शुड बी ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ, यानी कि डी जो हमारे पास होता है दैट शुड बी इक्वल टू लैम्बडा। सो ये आप लिख सकते हो, बस इतना लिख के आना है, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपके पास ये इक्वेशंस होती हैं के ई इज इक्वल टू ई V0, इक्वेशन हमने देखी है। या फिर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज 1/2 mv² इज इक्वल टू ई इंटू V0। अच्छा, V जो आपकी वेलोसिटी यहाँ से निकलेगी दैट विल बी √2e V0/m। नाउ V0 यहाँ पे है, V0 यहाँ पे जो है दैट इज बेसिकली पोटेंशियल, जिसका आपको ध्यान रखना है। इट इज़ नॉट, जो V0 आपको गिवन है इट इज़ नॉट बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी, इट इज़ वेलोसिटी आपको निकालनी है। सो दिस इज 2 यहाँ पे E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, V0 आपको गिवन है कितना, यहाँ पे 1000 वोल्ट, नीचे M आपको पता होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31। जब आप फर्दर कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे मैंने की है, आपका ये आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। समझ में आया होगा, मैंने इसको थोड़ा ब्रेक भी किया है, अदरवाइज आप यहीं पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। नाउ एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूँ कि जो बोर्ड के न्यूमेरिकल होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बोर्ड के न्यूमेरिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 2 मार्क का। नाउ आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब आपने पहले क्या किया, आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड फार्मूला लिखी कि आपको रिक्वायर्ड फार्मूला क्या चाहिए, एंड साथ ही में आप गिवन लिख सकते हो कि हमारे पास जो गिवन है V0 हमारे पास कितना है 1000 वोल्ट, इतना आप लिख सकते हो, एंड M हमारे पास इतना होता है, E हमारे पास इतना होता है। फिर जब आप इस फार्मूला में ये वैल्यूज़ डालोगे, जब आप इस फार्मूला में आपने ये वैल्यूज़ डाले, अब आई एम सपोजिंग कि आपसे ये वैल्यू नहीं निकल रहा है,
अगर आपसे वैल्यू नहीं निकल रहा है, आप क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं छोड़िएगा, आप क्वेश्चन को यहाँ तक करिएगा, फिर भी एग्जामिनर आपको 1 मार्क देगा अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर 3 मार्क का होगा तब वो आपको 2 मार्क देगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल आपको छोड़ के नहीं जाना है। एटलीस्ट गिवन लिखिए, फॉर्मूला डालिए, फिर फॉर्मूला में वैल्यूज़ डालिए। अगर आपका आंसर फाइनल नहीं आता है तब भी आपको उसमें 70% मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट, ड्रा बाइंडिंग एनर्जी करूँ, व्हाट राइट डाउन इट्स सिग्निफिकेंस। देखिए हमने लिखा हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी करू क्या होती है, ऑलरेडी हमने ये सब चीज़ें पढ़ी है। फिर ये हमारी करू यहाँ पे रही, एक साइड में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम देखते हैं, दूसरे साइड में मास नंबर। सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ड्रा बाइंडिंग एनर्जी करू। अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन नहीं भी लिखोगे तब भी कोई मसला नहीं है, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप लिखिए कि इट इज़ दी करू ड्रान बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर। फिर आप ये करू अच्छे से बनाए। जब आपने करू बनाया, फिर इसके बाद पूछ रहा है कि इट्स सिग्निफिकेंस में, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास है 2 मार्क्स का, आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। हमने कितने लिखे हैं? हमने 5 लिखे हैं। आप क्या करना, आप 2 ही लिखना अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको वेटेज के हिसाब से जाना होगा। फिर अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगे कि मैं पेपर 5 मिनट पहले ख़त्म करूँगा या फिर 10 मिनट्स पहले, तब आप सारे लिखना। नेक्स्ट, राइट डाउन दी ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन है, सो आप यहाँ पे 2 ड्रॉबैक्स लिखो। ऑलरेडी हमने ये सब चीज़ें पढ़ी है। आई एम शोइंग यू कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है एंड क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देन व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म डूपिंग। देखिए डूपिंग, आपको यहाँ पे खाली डूपिंग की डेफिनेशन लिखनी है। डूपिंग हमारे पास क्या होती है, ट्राइवेलेंट डूपेंट हमारे पास क्या होते हैं, पेंटावेलेंट डूपेंट हमारे पास क्या होते हैं। फिर हाउ डज इट इफेक्ट दी कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को ये कैसे इम्पैक्ट करता है। एंड बेसिकली यहाँ पे हमने इसी में ये डाला हुआ है। अच्छा, डूपिंग हम इसीलिए करते हैं। अच्छा, पहले डूपिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए डिजायरेबल इम्प्योरिटी। ये हो गई डेफिनेशन ऑफ डूपिंग, कि हम बेसिकली क्या करते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर हमने लाया, इसमें हमने ऐड किया या तो ट्राइवेलेंट डूपेंट या फिर पेंटावेलेंट डूपेंट, ये हमारे पास हो गई डूपिंग। अब क्यों डूपिंग करते हैं, ताकि ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर था इसकी कंडक्टिविटी को हम क्या करें, इंक्रीज करें। हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। फिर ड्रा ए सर्किट डायग्राम फॉर पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। देखिए खाली आपको ड्रा करना है सर्किट, आपको पीएन जंक्शन की डिटेलिंग नहीं लिखनी है। फिर स्केच वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, फिर उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। ये हमने पढ़ा हुआ है। पीएन जंक्शन हमारे पास होता क्या है, इसमें बायसिंग हमने देखी है, फॉरवर्ड बायसिंग होती क्या है। आपको ये लिखने की नीड नहीं है, बट ये मैंने स्लाइड लिया हुआ है, आपको ये लिखने की बिल्कुल नीड नहीं है। आपको क्या करना है, खाली ये डायग्राम आपको बनाना है, ड्रा सर्किट डायग्राम। सो सर्किट डायग्राम है, आप ये डायग्राम बनाओगे, बस इतना करके। फिर इसके बाद आप यहाँ पे ये लिखोगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। यहाँ पे आप ये पॉइंट मेंशन करोगे कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, इतना आप लिख के आओगे। फिर बेसिकली आपको पूछ रहा है एग्जामिनर इन फॉरवर्ड बायसिंग स्केच द वोल्टेज वर्सेस ग्राफ फॉर द सेम, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में पूछ रहा है आपको इतना ग्राफ, जो हमने इतना पूरा ग्राफ देखा है, आप इसमें से इतना इग्नोर कर सकते हो। ये वाला पोर्शन जो है ना, इसमें ये वाला पोर्शन इसमें आप इग्नोर कर सकते हो, ये वाला पोर्शन आप इसमें इग्नोर कर सकते हो। आप खाली ये वाला पोर्शन इसमें दिखा सकते हो कि फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसे ऐसे हमारे पास ग्राफ बनता है। यूँ हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग में जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के लिए ग्राफ बनता है। एंड ये जो वोल्टेज हमारे पास है, दीज आर नी वोल्ट, ये चीज़ें हमने नी वोल्टेज ये हमने देखी हुई है। अच्छा, रिवर्स बायसिंग में ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है या फिर जीनर ब्रेक डाउन, ये आपको यहाँ पे नहीं बनाना था। आप बस इतना ग्राफ बनाना था, आपको इतना ग्राफ बनाना था। देखिए इतना फॉरवर्ड बायसिंग में, या फिर साथ में आप ये भी ऐसे कोऑर्डिनेट्स शो करते हैं, बट ग्राफ आपको खाली इतना बनाना था, क्योंकि ये पूछ रहा है कि फॉर द सेम, मतलब आपको खाली फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ बनाना है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिख सकते थे। ऑलरेडी हमने ढेर सारे पॉइंट्स लिखे हैं। पहले डेफिनेशन भी एक यहाँ पे पॉइंट बनेगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होते हैं। फिर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आप दिखाते हैं, किन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, किन में हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। फर्मी लेवल के बारे में आपको पूछना है कि कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो रही है या फिर वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये सब पॉइंट्स आप लिखोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने डिटेलिंग वे में भी पढ़ी है एंड 1 शॉट्स में भी पढ़ी है। आपको बस मैं दिखा रहा हूँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। नाउ सेक्शन सी की तरफ हम आ रहे हैं। सेक्शन सी में आपसे 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 मार्क के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल है। अगेन जो न्यूमेरिकल है 3 मार्क का है। एंड अगर आप यहाँ तक न्यूमेरिकल करोगे, देखिए यहाँ तक
जो अभी मैं आपको बोल रहा था। अगर आप यहाँ तक चीज़ें करोगे, वेट अ सेकंड, अगर आप यहाँ तक चीज़ें करोगे, आपका फाइनल आंसर ना भी निकल के आए तब भी आपको यहाँ तक 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये बोर्ड है आपका, नीट या फिर कोई एंट्रेंस का एग्जाम नहीं है, आपको ऑप्शन ही टिक करके आना है। सो पहले आप लिखोगे यहाँ पे ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज। आपको स्फीयर दिया गया है जिसके बारे में आपको इनिशियली ये पता नहीं है कि चार्ज कौन सी है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो हमारे पास स्फीयर है उसका जो रेडियस कैपिटल आर है दैट हैज़ बीन गिवन 10 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर जो सेंटर हमारे पास है, सेंटर से आर दूरी यानी कि स्मॉल आर की डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू इतना है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इतना मैग्नीट्यूड हमारे पास है। एंड ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पे जो फील्ड है दैट इज पॉइंटिंग रेडियली इनवर्ड। सो अगर फील्ड रेडियली इनवर्ड है इसका मतलब जो चार्ज यहाँ पे है स्फीयर के ऊपर दैट इज नेगेटिव चार्ज। अगर रेडियली आउटवर्ड होती देन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती। सो अब ये आपको पता चला कि चार्ज हमारे पास कौन सी है, इट इज नेगेटिव चार्ज। फिर ये बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज। आपको ये नहीं पूछ रहा है कि चार्ज कौन सी है, आपको बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालिए चार्ज का, यानी कि क्यू आप निकालिए। सो सिंपल सी फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करोगे, ये हमारे पास होता है KQ/R²। आपके पास कैपिटल आर गिवन है, इसकी आपको बेसिकली नीड यहाँ पे नहीं पड़ेगी, आपके पास स्मॉल आर यहाँ पे गिवन है। एंड 10 सेंटीमीटर आपको दोनों दिए गए हैं। जब आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 10/100 दैट कम्स आउट टू बी 0.1 मीटर। ई आपके पास दिया गया है 2 × 10⁴, बट यहाँ पे फील्ड आपको इनवर्ड दी गई है, यूँ आपको दिया गया है इनवर्ड डायरेक्शन में। सो आप माइनस यहाँ पे लोगे साइन, फिर यहाँ पे आप इस फॉर्मूला से क्यू निकालोगे। क्यू हमारे पास निकलेगा E/R² एंड देन जब आप इसमें वैल्यूज डालोगे, ये ई का वैल्यू, ये हमारे पास R² हमारे पास 0.1 का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो 0.1 × 0.1 अलग से। समझ में आ रहा होगा। ऐसे आप न्यूमेरिकल करोगे अपने एग्जाम में। देखिए बोर्ड के जो भी न्यूमेरिकल होते हैं आपको डेटा गिवन होता है, खाली में भी आपको कहीं पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेनी पड़ी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, वो सब चीज़ें एटलीस्ट आपको याद होती हैं। बट आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि सभी डेटा आपके पास गिवन है, खाली के का वैल्यू तो हर बच्चे को पता होगा 9 × 10⁹ होता है। सो इतना आप कर सकते हो, आपको न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है, आपने डेरिवेशन की है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्फीयर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल में भी आपसे पूछे, आपको फॉर्मूला पता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले आपको गिवन लिखना है। जब आपने गिवन लिखा फिर फॉर्मूला लिखी, फॉर्मूला में डेटा पुट किया, अगर वैल्यू ना निकला तब भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल को भाई साहब नहीं छोड़ के आना, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, एक्सप्लेन विद डायग्राम। देखिए यहाँ पे हमने बेसिकली 5-6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। आपको 2 प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 प्रॉपर्टीज़ का बेसिकली यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेना है। एक तो दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, ये इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं कर सकती, क्यों, यहाँ पे एक्सप्लेन करिए विद डायग्राम। सो आप लिखोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। आपको पता है ये वाली प्रॉपर्टी आप मेंशन करते थे कि अगर आपको किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली यहाँ से, अगर मुझे इस पॉइंट पे पता निकालना है कि फील्ड हमारे पास जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, सो यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रा करूँगा, सिंपली इस डायरेक्शन में मैं टेंजेंट ड्रा करूँगा, मुझे डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिल जाएगी। सो बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, सो इफ 2 फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन 2 टेंजेंट्स हैव टू बी ड्रॉन। सो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, यहाँ पे मैंने 2 फील्ड लाइन्स को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। सो ये एक फील्ड लाइन जा रही थी, ये हमारे पास दूसरी फील्ड लाइन जा रही थी, इनको मैंने इंटरसेक्ट किया। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुए हैं, ध्यान दीजिए, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुए हैं यहाँ से 2 टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं, एक ऐसा एंड एक ऐसा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आप ये उसको समझा सकते थे विद दिस डायग्राम।
नेक्स्ट, स्टेट ओम्स लॉ एंड डिराइव द रिलेशन J इज इक्वल टू सिग्मा ई, पढ़ा है हमने। अच्छा, पहले आपको स्टेटमेंट देनी थी ओम्स लॉ की, आपको ये नहीं लिखना है व्हाट इज ओम्स लॉ। अगर पूछता व्हाट इज ओम्स लॉ डिराइव द रिलेशन, क्योंकि पहले हमने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, इसलिए क्योंकि मैंने ये पूरी स्लाइड वहाँ से ली है, आप ये नहीं लिखोगे, आपको स्टेटमेंट लिखनी है। जो चीज़ मांग रहा है वही आपको देनी है एग्जाम में। सो स्टेटमेंट है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वी नो दैट जो हमारे पास आई होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। सो ये आपने स्टेटमेंट दी। फिर आपसे पूछ रहा है कि ड्रा करिए रिलेशन J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सो सिंपली इट इज़ बेसिकली ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये सब हमने किया हुआ है ऑलरेडी, आपको समझाया हुआ है ये सब। सो ये चीज़ें आप यहाँ पे लिखते हैं अपने एग्जाम में, आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स रूल obtain the condition of balancing of a Wheatstone bridge. देखिए Wheatstone bridge, सो विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली अटेम्प्ट करते हो, बट बेटर इज कि ये सब चीज़ें आप लिखो क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है। सो आप लिखोगे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास क्या होता है, फिर यहाँ पे आप ये चीज़ें लिखते, फिर यहाँ से आप वो डायग्राम बनाते जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है या फिर जो चीज़ें हमने देखी है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने देखी हैं डिटेलिंग वे में भी एंड वन शॉट में भी, ये सब चीज़ें देखी है। आपको इतना करके आना है, लास्ट पे आपको P/Q इज इक्वल टू R/S लिखना था, बाकी कुछ नहीं। एंड यहाँ पे देखिए किसी बुक में फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे P लूँगा, इसको मैं Q नाम दूंगा, इसको R, इसको S, इस चीज़ पे आपको वरी नहीं करना है। आपकी फाइनल इक्वेशन आनी चाहिए P/Q इज इक्वल टू R/S, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। बाकी नेम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट बायोट सर्वेट लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन, पहले आपको स्टेटमेंट देनी थी, ये आपने स्टेटमेंट दी बायोट सर्वेट लॉ की, एंड ये आपने लिखा बायोट सर्वेट लॉ की स्टेटमेंट। फिर आपको सर्कुलर लूप की एक्सिस पे फील्ड निकालनी है, ये आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे ये सब चीज़ें। फाइनली आप यहाँ पे क्या निकालोगे, आप यहाँ पे फील्ड निकालोगे। इतना करके आपको आना है। सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, बस आपको एग्जाम में अपना दिमाग चलाना है अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे टिपिकल है। नेक्स्ट, व्हाट इज AC जनरेटर, देखिए डेफिनेशन आप दोगे, फिर स्टेट इट्स प्रिंसिपल एंड नेम द मेन कंपोनेंट्स। देखिए सोर्स आपको नहीं लिखना था, फिर आपको मेन यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी थी, फिर डेफिनेशन प्रिंसिपल, एंड फिर यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन बेसिकली लिखनी थी। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे सभी नेमिंग आएगी, इतना आपको लिखना था। वर्किंग वगैरह या फिर बाकी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। व्हाट आर कोरेंट सोर्स, वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोरेंट। कोरेंट सोर्स हमारे पास क्या होते हैं, 2 सोर्सेस हमारे पास तब कोरेंट कहलाते हैं जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, एंड वो बेसिकली सेम फेज में हो या फिर उनका जो फेज डिफरेंस हो दैट इज कॉन्स्टेंट। फिर पूछ रहा है वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोरेंट। टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोरेंट बिकॉज दे कैन नॉट इमिट वेव्स कंटिन्यूसली, दस दे डू नॉट हैव सेम फेज, क्योंकि एक टाइम पे वो वेव्स को सेम टाइम पे इमिट नहीं कर सकते हैं, एंड उस केस में उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा या फिर वो सेम फेज में नहीं होंगे। इतना आपको लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं डिराइव रिलेशनशिप पर। देखिए अभी 23 मिनट्स हुए हैं, मैं चाहूँगा कि 30 मिनट्स में ये पूरा खत्म हो जाए। डिराइव रिलेशनशिप फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे खाली पूछ रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट, 3 मार्क का क्वेश्चन। आपको यही डिराइव करना है नॉर्मल विजन के लिए आपको, यानी कि आपका केस बी यहाँ पे बन रहा है। सो आप यहाँ पे लिखोगे व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, नॉर्मल विजन या फिर रिलैक्स्ड आई, ये सब चीज़ें आप लिखोगे। फिर जो हमने पहले बेसिक थ्योरी लिखी है, मैन आप डायग्राम अच्छे से बनाना। देखिए डायग्राम कोशिश करना है, डायग्राम जो आप बनाओगे डायग्राम में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको तब फुल मार्क्स देगा अगर आपकी डायग्राम नीट एंड क्लीन होगी। सो डायग्राम बनाने में कंजूसी नहीं करना, जितना पेज आपका लगेगा उतना लेना। फिर मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालना था इस केस में। सो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है वो ऐसे निकल के आ जाता है। फिर व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन,
अच्छा, गिव एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट इट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिशन फिनोमिना। सो ये आपको नहीं लिखना है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। न्यूक्लियर फिशन हमारे पास क्या होता है, देखिए न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, ये आपने फिशन लिखा, फिर इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी, साथ में ऑब्जेक्टिव भी बना आपका, न्यूट्रॉन्स आर नीडेड। फिर वी नो दैट हमने दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी देखी है, वन इज एटम बॉम्ब एंड दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर। नाउ यही मैंने आपको अलग तरीके से पढ़ाया है, एग्जामिनर ने दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिशन ऐसे आपको लिखना है, वही 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं बट अपना दिमाग यूज करके। देखिए कंट्रोलर फिशन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, देखा है हमने न्यूक्लियर रिएक्टर भी एंड एटम बॉम्ब भी, बट ऐसे आपको लिखना था, कंट्रोलर फिशन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू जनरेट पावर। क्यों? क्योंकि हम रिएक्टर्स का बेसिकली इसलिए यूज करते हैं ताकि पावर जनरेट हो, विच इज यूटिलाइज्ड इन शिप्स, सबमरीन्स या फिर एयरक्राफ्ट को रन कराने के लिए। फिर अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन आपका कहाँ पे लगता है, इट इज बेसिकली एटम बम, इसी के बेस पे होता है। एटम बम इज बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन एंड जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहाँ पे कंट्रोल्ड फिशन हमारे पास होता है। इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह या फिर इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, वहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे आपका सेक्शन डी, 5 मार्क का सेक्शन, आपको यहाँ पे इंटरनल चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। ये ड्रा कीजिए। अगर मैं आपकी जगह होता, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला क्वेश्चन करता, इसमें ज़्यादा चांस है फुल मार्क्स आने के। क्यों? क्योंकि आपको डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेट की प्रॉपर्टीज तो पता होंगी, आपको पहले उनकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर क्योंकि ये क्वेश्चन पॉइंट्स में बनेगा एंड पॉइंट्स में ज़्यादा चांस होते हैं कि मार्क्स कटेगा नहीं जब आप चीज़ें पॉइंट्स में लिखते हो। सो ऐसे आप लिखोगे डाया मैग्नेटिक के बारे में, ऐसे ऐसे डाया मैग्नेटिक हमारे पास क्या होता है, जो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। फिर आप यहाँ पे लिखोगे पैरा मैग्नेटिक के बारे में इसी पैटर्न में। फिर आप यहाँ पे लिखोगे किसके बारे में, फेरोमैग्नेटिक के बारे में। आप ऐसे क्वेश्चन करके आओगे अपने एग्जाम में। अगर अब आप इसमें क्या करते, अब आप इसमें कॉलम बनाते, बट कॉलम में क्या होगा, कॉलम में इस क्वेश्चन में गड़बड़ होगा क्योंकि आपको 3 बनाने हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप क्या करो, आप ये वाला क्वेश्चन डबल पेज पे कर सकते हो, ऐसे डबल पेज पे, ऐसे डबल पेज पे आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। या फिर इसी तरीके से पहले आप क्या करो, पहले आप बेसिकली यहाँ पे पैरा डायामैग्नेटिक लिखो, फिर पैरा, फिर लास्ट पे फेरोमैग्नेटिक। ये सब चीज़ें आपने देखी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, फिर आपको दिखाना था E = -dφ/dt, यहाँ पे आपको दोनों लॉज को लिखना है। फिर आपका न्यूमेरिकल, देखिए अगर मैं आपकी जगह होता, फॉर एग्जांपल मैं न्यूमेरिकल, अगर मुझे न्यूमेरिकल आता, जिनको न्यूमेरिकल आता है उनको फिजिक्स के पेपर में एडवांटेज है। एडवांटेज यही है कि आपका स्कोर जो है वो हाई आएगा। एंड अगर आप फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पिक करते, देखिए एक फार्मूला यूज़ करनी थी, वैल्यू निकालना था, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, वो भी आप खाली 1 मिनट में या फिर 2 मिनट में क्वेश्चन करोगे। अब क्वेश्चन इसने कहाँ से लिया है, ये जो आपके जेके बोर्ड्स वाले हैं पागल हैं। एंड एक बच्चा मेंशन कर रहा था कि जो हमारा मैथ्स का मॉडल पेपर है वो मैंने देखा नहीं, वहाँ से कुछ क्वेश्चन उन्होंने जेई मेंस के लेवल के भी डाले हैं। सो डायरेक्ट ये कॉपी पेस्ट करते हैं। बट आप देखिए ये जो क्वेश्चन लिया गया है, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर फ्लूइड मैशनरी। जनरली जब हम टर्बाइन्स का डिज़ाइन करते हैं या फिर पंप्स वगैरह हम डिज़ाइन करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, वहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास यूज़ होती है। लंबे क्वेश्चन होते हैं 5-5, 6-6 पेजेस के। एंड एक पार्ट ऐसा भी होता है, पावर निकालिए, एफिशिएंसी निकालिए, आउटपुट निकालिए, काफ़ी चीज़ें निकालनी होती है। बट यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है पावर निकालिए। सो देखिए हमारे पास कोई भी मशीनरी हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कोई टरबाइन या फिर कोई पंप। अब इस पंप में क्या होगा, 2 टाइप के पावर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप के पावर्स होते हैं। वन इज पावर जनरेटेड, कितना पावर ये जनरेट कर रहा है। दूसरा पावर अवेलेबल, कितना पावर हमारे लिए अवेलेबल होगा। सो जनरेटेड पावर एंड पावर अवेलेबल जो होगा वो हमारे पास डिफरेंट होंगे। अब ये इस केस में पूछ रहा है पावर अवेलेबल। अगर हमारे पास जो इक्वेशन है पावर निकालने की, इट इज़ बेसिकली ρg/H/Q या फिर ρg/Q/H। अब इसमें रो क्या है इस इक्वेशन में मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें रो हमारे पास क्या है, रो इज यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि आपके पास होती है 1000 डेंसिटी। फिर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हमारे पास होता है हेड, बेसिकली इट मे बी डेटम हेड या फिर कोई भी हेड हमारे पास हो सकता है। फिर हमारे पास Q जो होता है इट इज़ डिस्चार्ज, Q जो हमारे पास होता है इट इज़ डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा क्लास 11th में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा। ये हमारे पास है कोई पाइप, चलिए मैं सर्कुलर पाइप लेता हूँ,
ये मेरे पास है कोई पाइप, दिस इज मेरे पास सर्कुलर पाइप। अब यहाँ से कितना पानी आ रहा है या फिर जा रहा है, उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज क्यू जो हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली एरिया, इस पाइप का एरिया कितना है वो आप रेडियस से निकालोगे या फिर डायमीटर से निकालोगे, एंड इनटू वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से पानी आ रहा है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिस्चार्ज। सो इट इज़ बेसिकली एरिया इनटू वेलोसिटी, स्मॉल भी मैं लिख रहा हूँ। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास होता है डिस्चार्ज निकालने का, कितना पानी आ रहा है उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, यहाँ पे कितने टाइम में इस पाइप से फ्लो हो रहा है, वो भी हमारे पास डिस्चार्ज। सो डिस्चार्ज निकालने के दो तरीके हैं, ए इंटू वी यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी या फिर वॉल्यूम अपॉन टाइम। सो ऐसे हमारे पास है डिस्चार्ज। सो सभी चीज़ें इसने दी है, इसने एच दिया है, इसने क्यू दिया है, एंड जी और रो जो हमारे पास होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता होते हैं। वाटर के लिए जो रो होता है दैट इज़ 1000 एंड जी जो हमारे पास होता है दैट इज़ 9.8। जब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे डालोगे, आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे ऐसे निकलेगा 17.64 इंटू 10⁻7 वाट। या फिर अगर कोई मेगावाट में कन्वर्ट करना चाहता है, पहले आप 10⁻6 की फॉर्म में लाओ, फिर आपका यहाँ पे मेगावाट भी आंसर बनेगा। एंड अगर किसी को डाउट हो कि यूनिट्स इस फॉर्मूला से सेम निकलते हैं पावर के क्या ये या नहीं, ये मैंने यहाँ पे यूनिट दिए हैं। देखिए जो हमारे पास रो है दैट इज़ डेंसिटी यानी कि केजी पर मीटर क्यूब, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यू इज डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ वेलोसिटी वॉल्यूम अपॉन टाइम मीटर क्यूब पर सेकंड। फिर यहाँ पे एच इज मीटर, यहाँ से आपका जो यूनिट बनेगा दैट विल बी केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। फिर पावर जो हमारे पास होता है दैट इज वर्क अपॉन टाइम, पावर का जो मेन यूनिट होता है दैट इज वाट, बट जो वाट होता है दैट इज बेसिकली इसके बराबर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब के बराबर। समझ में आया होगा, ऐसे आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते। अब अगर पावर जनरेटेड बोलता उस केस में, अच्छा पावर अवेलेबल के केस में आपने एफिशिएंसी जो है वो मल्टीप्लाई दी। अगर पूछ रहा पावर जनरेटेड, उस केस में आपको जो एफिशिएंसी है वो आपको डिवाइड में लेनी है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो पावर जनरेट होती है ना वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पावर कोई टर्बाइन यहाँ पे पावर जनरेट कर रहा है फॉर एग्जांपल 900 वाट, 900 वाट, बट जो पावर अवेलेबल होगा वो इससे कम होगा, दैट विल बी 800 वाट। इसीलिए यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो आप मल्टीप्लाई करोगे 0.6, इतना आपको ध्यान में रखना है। सो क्वेश्चन में ध्यान रखना पावर अवेलेबल पूछ रहा है या फिर पावर जनरेटेड। Next and last question here is what is optical fiber? Discuss how it is used to transmit light beam from one place to another with the loss of intensity. What are its other use? देखिए सब चीज़ें हमने पढ़ी है बगैर एक डायग्राम, वो आपके टेक्स्ट बुक में बनी हुई है। अगर जो भी थ्योरी वगैरह मैंने आपको बाकी एक्स्ट्रा दी है, उसके अलावा आपको डायग्राम बनानी है अपनी टेक्स्ट बुक से कि कैसे जो ऑप्टिकल फाइबर है इनमें लाइट बेसिकली ट्रैवल करती है, वो आप दिखाते। फिर हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे डिराइव करिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो हाइगन्स प्रिंसिपल आप लिखोगे, ये क्या कहता है इसकी स्टेटमेंट आप यहाँ पे दोगे, फिर यहाँ पे आप प्रूव करोगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ऐसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट कि आप अपना जो फिजिक्स का पेपर है 90+ करके आओ। एंड जिनसे न्यूमेरिकल भी बनेंगे उनको चांसेस है यहाँ पे कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। सो आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छा ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने नहीं देखे, देखिए ऑब्जेक्टिव्स भी देखते हैं। अच्छा द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा फिर द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, अच्छा देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में भी थोड़ी आधी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, ये हमारे पास है एक वायर, ध्यान दीजिए ये मेरे पास है वायर आर इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। अब अगर मैंने इसकी लेंथ क्या की डबल, यानी कि इसको मैंने क्या किया बेसिकली स्ट्रेच किया। जब आप स्ट्रेच करते हो, आप क्लास 11th में पढ़ते हो स्ट्रेचिंग वगैरह, बल्कि जब आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ते हो, सो होगा क्या इसका जो एरिया होगा वो बेसिकली कम होगा। एंड आपके पास इक्वेशन है R इक्वल टू रो L बाई ए। सो आप ऐसे लिख सकते हो, रो हमारा कॉन्स्टेंट है यहाँ पे रहेगा क्योंकि इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो R जो है इट इज़ प्रपोर्शनल टू L बाई ए। सो अगर L हमारा 2 टाइम्स बढ़ रहा है, सो आई विल एज्यूम कि एरिया जो होगा वो 2 टाइम्स यहाँ पे डिक्रीज होगा। सो ये ऐसे भी बनेगा, सो दिस विल बिकम, ये हमारा क्या बनेगा, दिस विल बिकम ए ऊपर जाएगा, दिस विल बिकम 4 टाइम्स L बाई ए। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4R। एंड एक और तरीका है इसको अटेम्प्ट करने का, दैट इज़ क्योंकि ये जो है यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो एरिया होगा दैट विल बी हाफ, क्योंकि हाफ से
कम या ज़्यादा भी हो सकता है। नाउ एक और इक्वेशन हमारे पास R इज इक्वल टू रो L बाई ए। सो हमारे पास मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज़ ए एल, जो एरिया मेरे पास है इसको मैं लिखूंगा वॉल्यूम बाई लेंथ, यानी कि वॉल्यूम पर लेंथ। वॉल्यूम पर लेंथ जो हमारे पास होता है दैट इज एरिया, दैट इज एरिया हमारे पास। सो ऐसे मैं लिख सकता हूँ L हमारा ऊपर जाएगा, दिस विल बी रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। रो भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा आपकी वायर का, चाहे आप इसको कितना स्ट्रेच करो या फिर कंप्रेस करो, वॉल्यूम और जो रो हमारे पास है वो कांस्टेंट रहेंगे। सो आपका आर जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सो अगेन जब आप यहाँ पे अगर डबल कर रहा है सो दिस विल बी 2r का स्क्वायर, दैट विल बी 4r स्क्वायर। सो 4 टाइम्स यहाँ पे, सो इट इज 4r। Next, Tesla is the unit of electric flux, magnetic flux, electric field, magnetic field. So it is magnetic field. The frequency of household supply of AC in India. देखिए फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज दो चीज़ें होती हैं इंडिया में। जनरली जो फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज़ 50 हर्ट्स एंड इसका जो वेरिएशन है दैट इज़ प्लस माइनस 0.5, यानी कि इट कैन बी 50.5 या फिर इट कैन बी 49.5। इतनी वोल्टेज तो रहनी ही चाहिए। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं हम IE रूल्स। आपको इसकी तरफ नहीं जाना है, इतना तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है AC की दैट इज़ 50 हर्ट्स एंड वोल्टेज याद रखिएगा, वोल्टेज इज 230 वोल्ट। वोल्टेज इज 230 वोल्ट जो इंडिया में आती है। आपको ऑप्शन में 220 भी दे सकता है, अगर 230 ना गिवन हो तब आप 220 टिक करना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखिए स्पीड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे भी, मीडियम पे भी। ये पूछ रहा है इंडिपेंडेंट, दैट इज इंटेंसिटी आपका। फिर इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट द विड्थ ऑफ विड्थ ए, यानी कि जो सिंगल स्लिट हमारे पास है उसकी विड्थ हमारे पास कितनी है, वो ए हमारे पास है। विद इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ विद इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा विद एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा, द कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमम जो हमारे पास होती है दैट इज सिंपली ए साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, लैम्बडा के बराबर। या फिर इस केस में आप लिख सकते हो जो हमारे पास एक्स होता था वो होता था ए साइन थीटा के बराबर, किसमें, डिफ्रैक्शन के केस में, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। नेक्स्ट, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। सो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज पी, द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज, सो हमारे पास लेमड़ा होती है h/mv या फिर हमारे पास h/p। सो h/p हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स, देखिए एनर्जी ऑफ स्टार सन हमारे पास ये बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण आती है। इन फॉरवर्ड बयास द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन ए पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बयासिंग में जो विड्थ होती है डिप्लेशन लेयर की वो डिक्रीज हो जाती है। सो ऐसे आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करके आना है एंड आई होप आप सभी अच्छा करके आओगे एंड आपने ढेर सारी मेहनत की होगी। बाकी रिवीजन में अगर आपको डर लग रहा होगा कि आप डेरिवेशन वगैरह भूल रहे हैं, ट्रस्ट मी, अगर आपने 3-4 बार डेरिवेशन अच्छे से पढ़ी हैं आपको कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है एंड आपका जो पेपर है वो बढ़िया जाएगा। थैंक यू ऑल।